दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन राजस्थान की चित्रकला कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के मेले और त्यौहार। देखिए, मेले और त्योहारों की आती है तो अपन बात करते हैं राजस्थान की कल्चर की। ठीक है, देखिए, दुर्ग स्थापत्य कला अपन पहले बात किए थे, उसमें जो स्थापत्य कला की बात कर लिए थे, जो भी राजस्थान में दुर्ग है, छतरियां हैं, हवेलियां, महल है, उनकी बात कर चुके हैं। इसके बाद में अपन बात किए थे जो राजस्थान की चित्रकला है, तो मुख्य मुख्य जो भी चित्रकलाएं हैं, जो चार शैलियां पढ़ते हैं अपन राजस्थान के संदर्भ में, तो उनकी बात कर लिए हैं। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। ठीक है, देखिए, आज अपन बात करते हैं राजस्थान के मेले और त्योहारों की। देखिए, मेले और त्योहारों की बात एक साथ अपन करेंगे, और पहले करना इसलिए जरूरी होता है, जैसे अपन आगे लोक देवता वगैरह जो पढ़ेंगे, जो लोक देवियां पढ़ेंगे, तो देखिए उनके जो मेले पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको तिथियां बताऊंगा, और तिथियां बताऊंगा तो आपको ये लगेगा भाई यार ये तिथियां क्या हैं, ये कौन सी तिथि कब आती है, किस महीने में आती है। तो इसलिए अपन पहले जो राजस्थान के जो त्योहार और जो मेले पढ़ लेते हैं, इनसे अपन जो पता कर लेंगे जो कौन कौन से महीने कैसे आते हैं, कौन सा महीना पहले आता है, कौन सा महीना किस महीने के बाद में आता है, और कौन सी तिथि कब आती है। तो ये अपने को अगर पता चल जाएगा तो अपन आगे जो देवता पढ़ेंगे, लोक देवता पढ़ेंगे, संत संप्रदाय और जो लोक देवता पढ़ेंगे, जो भी उनके मेले वगैरह आएंगे, जो मुख्य तिथि आएगी, उनकी अपन बात करेंगे तो थोड़ी सहूलियत रहेगी अपने को। तो देखिए, अपन आज बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करना, रटने वाली कोई बात नहीं है, समझकर चलोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। जो थोड़े से महीने हैं, महीने हालांकि जो पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होता है, स्थानीय पृष्ठभूमि से जो जुड़ा हुआ स्टूडेंट होता है, उसको थोड़ा बहुत पता होता है, या थोड़ा बहुत से ज्यादा भी कह सकते हैं अपन, पर उसको ठीक ठाक पता रहता है। ये थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम वाली बात होती है जो पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नहीं होते हैं, जो अपने गांव से, जो अपने कल्चर से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनको थोड़ा याद करने में टफ रहता है, टफ लगता है। देखिए, रहता कुछ नहीं है, लगता है बस। मैं यूं कहना चाहूंगा कि टफ रहता कुछ नहीं है, टफ लगता है। देखिए, टफ लगता है इसका मतलब यह है कि वो पहले उसका कभी यानी पल्ले ही नहीं पड़ा, पहले कभी उसको काम ही नहीं पड़ा इन जो बातों से, इन तिथियों से, इन जो महीनों से अपन पढ़ेंगे, जो महीनों के नाम पढ़ेंगे, उनसे कोई काम ही नहीं पड़ा है। वो डायरेक्ट जानता है जनवरी फरवरी जानता है, ठीक है, और संडे मंडे जानता है। आज अपन थोड़े से हटकर जो विक्रमी जो कैलेंडर है उसकी भी बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो राजस्थान के त्योहार और जो मेले आते हैं, जो विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं, ये इस जो विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। देखिए, अपन बात करते हैं जो राजस्थान के जो त्योहार है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। ठीक है, आप नोट डाल के लिख लेना। जो फर्स्ट लाइन है कि राजस्थान के जो त्योहार है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। अब बात आती भाई विक्रमी कैलेंडर क्या है, ये क्या बला है। विक्रमी कैलेंडर भाई जो एक राजा हुआ था प्राचीन काल में, विक्रमादित्य, कोई समय में इसका जो टाइम पीरियड तक कोई जो इतिहासकार नहीं पहुंच पाए अभी तक। इसका जो टाइम पीरियड है, इसका शासन काल है, कोई भी इतिहासकार अभी तक पता नहीं लगा पाया है। बस ये पता चला है कि कोई राजा हुआ था विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य राजा ने विक्रमी कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो इस कैलेंडर को अपन मानते हैं, जो हिंदी कैलेंडर भी अपन कह लेते हैं इसको। ठीक है, तो बात करते हैं जो अपनी जो मम्मी और जो अपने घर वाले जो यूज करते हैं अभी तक, ठीक है, जो अपने लेवल के जो स्टूडेंट है, उनके जो मम्मी पापा है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो अभी तक इस कैलेंडर को ही यूज करते हैं। जो भी त्योहार वगैरह होते हैं इनके अकॉर्डिंग आपको तिथि बता देंगे। वो जनवरी फरवरी में काफी कम समझते हैं, हालांकि नॉलेज हो सकता है, नॉलेज होता है जनवरी फरवरी संडे मंडे वाला भी, लेकिन कम समझते हैं, कम ध्यान रखते हैं, कम ध्यान देते हैं। जो विक्रमी कैलेंडर इसमें ज्यादा विश्वास करते हैं, इसमें ही ज्यादा ध्यान देते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही जो त्योहार और जो मेलों की तिथियां बताते हैं। देखिए,
विक्रमी कैलेंडर की मैं बता दिया, जो राजस्थान में जो त्योहार है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमादित्य यानी यानी कोई विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ था, उसके द्वारा विक्रमी कैलेंडर की शुरुआत की जाती है। आप ये भी लिख लेना। विक्रमी कैलेंडर जो होता है ये चंद्रमा आधारित होता है, ठीक है, चंद्रमा आधारित होता है। आप ये नोट भी लिख सकते हो, विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। वे चंद्रमा आधारित क्या होता है, तो मैं ये बताने की कोशिश करूं, जो ईस्वी सन वाला जो कैलेंडर होता है, जो अपना जो जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर होता है, वो जो कैलेंडर होता है वो सूर्य आधारित कैलेंडर होता है, ठीक है। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है अपना, जो जनवरी फरवरी वाले जो कैलेंडर की मैं बात करना चाहूंगा, इसको अंग्रेजी कैलेंडर भी कह सकते हो, इसको आप ईस्वी कैलेंडर भी कह सकते हो, ईस्वी सन वाला जो कैलेंडर भी कह सकते हो। ये जो विक्रमी कैलेंडर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हिंदी कैलेंडर इसको कह सकते हो। देखिए जो जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, जो ईस्वी सन वाला जो कैलेंडर होता है, ये आधारित होता है सूर्य आधारित, ठीक है, सूर्य पर आधारित कैलेंडर होता है। और जो विक्रमी कैलेंडर अपन पढ़ रहे हैं चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। ये बात आपको समझनी चाहिए या समझ में आ गई होगी। देखिए ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो आप शायद आगे कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। देखिए मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर यहाँ पर जो बात समझ में आ गई तो आप आगे अपन जो मेले और त्योहार पढ़ेंगे वहां पर कंफ्यूज नहीं होगा, किस प्रकार से जो महीने आते हैं, किस प्रकार से तिथियां आती हैं। आगे बात करते हैं अपन जो अंग्रेजी कैलेंडर में बता दिया आपको, सूर्य आधारित कैलेंडर होता है। लिख लेना ये भी भाई, जो याद रखने के लिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे सूर्य आधारित कौन सा होता है, चंद्रमा आधारित कौन सा होता है। अब बात आती है जो ये विक्रमिक जो कैलेंडर होता है, जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, इसमें एक महीना होता है 29.5 दिन का, ठीक है भाई, 29.5 दिन का एक महीना हो गया। अब 29.5 दिन भाई आपको लगेगा भाई क्या फर्क पड़ता है ये जो आधे दिन से, भाई क्या बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्क तो पड़ता है, अगर ये जो फर्क को पहले के टाइम में अगर जो बराबर नहीं किया जाता तो लेने के देने पड़ जाते। आज के टाइम में लेने के देने तो क्या, लेकिन आपके जो दीपावली कभी गर्मी में मनाई जाती, होली कभी सर्दी में मनाई जाती, इस प्रकार की जो बातें हो जाती, इस प्रकार के जो लफड़ा हो जाता है। लेकिन इसकी भी अपन बात करते हैं। विक्रमी कैलेंडर जो चंद्रमा आधारित होता है, इसमें एक महीना होता है 29.5 दिन का, ठीक है। 29.5 दिन का जो महीना होता है, अब आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। कभी कभी अपनी जो मम्मी बोलते हैं कि जो एक तिथि डबल हो गई है, जैसे अष्टमी होती है जिसको आठे बोलते हैं, नवमी होती है उसको नवमी बोलते हैं, दसवीं, जो भी तिथियां होती हैं इनकी भी मैं बात बताता हूँ किस प्रकार जो आती है। ये डबल डबल कभी होने की बात अपन सुन लेते हैं घर पर, कि इस बार अमावस्या 2 हो गई, इस बार पूर्णी 2 हो गई, इस बार पड़िया 2 हो गई, इस प्रकार इस बार दोज या द्वितीया 2 हो गई या 2 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें अपन सुनते हैं। आगे बात करते हैं और विस्तार से। देखिए चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर होता है, इसमें 29.5 दिन का एक महीना होता है। सूर्य आधारित जो कैलेंडर होता है, इसमें आप सब लोग जानते हो, इसमें 30 और 31 दिन का एक महीना होता है, ठीक है। तो ये सूर्य आधारित जो कैलेंडर होता है, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। चंद्रमा आधारित कैलेंडर की एक साल की बात करते हैं तो 29.5 दिन का एक महीना होता है, इनको अपन 12 करेंगे तो आप समझ सकते हो इसमें लगभग आएगा 354 या 355, ठीक है। एक साल में जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, विक्रमी कैलेंडर है, इसमें एक साल में 354 या 355 दिन होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। 29.5 दिन को यानी 12 से गुणा करोगे तो ये लगभग ये दिन निकलकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। विक्रमी कैलेंडर में जो एक साल होता है, इसमें 354 या 355 दिन होते हैं। इधर बात आती है आपके जो ईस्वी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर है, जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है, इसकी बात आती है तो इसमें एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, ठीक। यहां पर तो एक वर्ष में 354 355 दिन हो गए। सूर्य आधारित जो कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर है, इसमें एक वर्ष में होते 365
365 दिन। अब देखिए लगभग आपको पता चल गया 354 और 365 में या 355 या 365 में लगभग 10 से 11 दिन का फर्क आ गया, 10 से 11 दिन का अंतर आ गया। ठीक है, देखिए 10 से 11 दिन का जो फर्क आ गया, तो अपन यहां पर तो आधे दिन की बात कर रहे थे, अब 1 साल की अपन बात कर रहे थे, 10 से 11 दिन का फर्क आ गया। अब देखिए 10 से 11 दिन का फर्क आ गया, तो ये जो फर्क अगर बराबर नहीं किया जाता, तो मैं जो बता रहा हूं ना, जो होली दिवाली इस प्रकार से आगे आगे खिसकते जाते, और कभी यानी जो मौसम के अकॉर्डिंग जो वर्तमान में मनाए जाते हैं, ऐसी जो परिस्थिति अपने को हर साल देखने को नहीं मिलती। अपन आज मान लेते हैं जैसे दीपावली अक्टूबर में आ रही है, तो अगले साल अगर दीपावली आती है तो 10-5 दिन का फर्क आता है। ठीक है, लेकिन अक्टूबर में या अक्टूबर के शुरू में आ जाएगी या सितंबर के लास्ट में, खैर अक्टूबर नवंबर के आसपास आती है दीपावली, तो जैसे अक्टूबर के लास्ट में दीपावली आ जाए, अगले साल नवंबर के स्टार्टिंग में दीपावली आ जाए। लेकिन यह नहीं होता कि इस बार अक्टूबर में दिवाली है और अगली बार जनवरी में दीपावली आ गई। अगर ये जो 10 से 11 दिन के जो ये टाइम है, जो दिन है, इनको बराबर नहीं किया जाता, तो जाहिर सी बात है, कन्फर्म है, दीपावली ऐसे ही मनाई जाती, होली भी ऐसे ही मनाई जाती, जो भी त्योहार है जो तिथियों के अकॉर्डिंग, जो विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं, वह ऐसे ही मनाई जाती, कभी जनवरी में तो कभी दिसंबर में भी पहुंच जाते, आगे खिसकते। ठीक है भाई, ये 10 से 11 दिन का जो फर्क आता है, अब अपने वाले जो स्थानीय लोग जो थे, अपने जो डोकरे थे, बड़े बूढ़े लोग थे, वो मानते हैं यार ये जो अपन पीछे रह रहे हैं, ठीक, ये जो विक्रमी कैलेंडर है, ये जो जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। जैसे अब वर्तमान में जो ये सूर्य आधारित कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग अपने चल रही है 2023। विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर अपन निकालते हैं सन, यानी जो विक्रमी संवत निकालते हैं, वो 57 इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, 57 इसमें जोड़ सके, 57 साल आगे चलता है विक्रमी कैलेंडर, ये सूर्य आधारित कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। ये यूं बोले कि चंद्रमा आधारित कैलेंडर सूर्य आधारित कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। या यूं बोले कि अपने जो मम्मी पापा वाला जो कैलेंडर है, अपने घर वाला जो कैलेंडर है, जो स्थानीय जो कैलेंडर है, जो अपने घर पर यूज किया जाता है मेले और त्योहारों के लिए, वो कैलेंडर है अपने जनवरी फरवरी वाली कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। अब देखिए 57 वर्ष आगे जोड़ते हैं अगर अपन 2023 से, तो देखिए ढंग से जोड़ लो, 5 7 8। ठीक, तो इस समय जो विक्रमी संवत जो चल रही है 2080 चल रही है। ठीक है, विक्रमी संवत 2080 चल रही है, वैसे जो ईस्वी सन अपना 2023 चल रहा है। तो 57 आप ये भी लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, जो विक्रमी कैलेंडर है जो ईस्वी जो कैलेंडर से या अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, ये बात होगी। तो ये तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो अपना जो पेपर आता है, न्यूज पेपर आता है, उसके ऊपर जो मेन पृष्ठ आता है, सबसे ऊपर जो उसके जो यानी आज की डेट और जो वार लिखा हुआ आता है, वहां पर आपको इस प्रकार से जो ये जो विक्रमी संवत आपको लिखी हुई मिल जाएगी। आप भी नोट कर लिया करें तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक रहेगा, ध्यान रखोगे तो। देखिए अब जो बड़े बूढ़े जो लोग थे, उन्होंने लगाया अनुमान कि यार हम तो ऐसे पीछे रहते जाएंगे और अपने जो त्योहार वगैरह, जो ऋतु वगैरह जो भी है, वो गड़बड़ा जाएगी, इसको बराबर किया जाना चाहिए। तो ये एक कंसेप्ट लाते हैं, अलग ही जो कंसेप्ट लाते हैं, थ्योरी लाते हैं कि ये जो 10 से 11 दिन का जो फर्क आ रहा है, ये एक वर्ष में 10 से 11 दिन का फर्क आ रहा है, दूसरे वर्ष में लगभग 20 से 22 दिन का फर्क आ जाएगा, और तीसरे वर्ष में यानी 30 से 33 दिन का फर्क आ जाएगा। लगभग 10-11 मांग रहे अपन नॉर्मल, तो यानी तीन वर्ष तक अपन जोड़ेंगे 10-10 दिन का जो फर्क हो, तो 30 दिन का लगभग हो जाएगा। तो हम हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास जोड़ देंगे, या एक अधिक मास बना लेंगे, या एक अधिक मास मान लेंगे। मास का मतलब महीना, ठीक है, जो आप समझ रहे हो वो नहीं भी, ठीक है। महीना, मास का मतलब मैं महीना बता रहा हूं। तो 10 से 11, तो यानी हर तीसरे वर्ष 3 वर्ष तक जोड़ेंगे तो 30 दिन लगभग हो जाएंगे, और 30 दिन का अपने एक महीना होता है। तो इसको ये कहते हैं, जो इस कंसेप्ट को ये कहते हैं भाई अधिक मास। ठीक है सर, अब ये अधिक मास वाला ये कंसेप्ट जोड़ दिए कि हम
अब देखिए आपको इस प्रकार से नोट डाल के लिखना है, पूरे जो लाइन टू लाइन लिखना है, एक लाइन ढंग से या जो नोट डाल के लिखना है कि चंद्रमा आधारित कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए चंद्रमा आधारित जो कैलेंडर में प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास जोड़ा जाता है। कौन से कैलेंडर में जोड़ा जाता है ये लिखना है आपको, तो मैं बोल दिया हूं आपको, एक बार वापस बोलूं कि चंद्रमा आधारित कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए चंद्रमा आधारित कैलेंडर में, इसको अंडरलाइन कर लेना, चंद्रमा आधारित कैलेंडर में एक अधिक मास जोड़ा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जो स्थानीय लोग, जो बड़े बूढ़े जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, ये लोग अधिक मास जोड़ते हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट में आपको बताना चाहूं, वर्तमान में जो अपने श्रावण चल रहा है, ठीक है, श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। देखिए इस बार थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है माहौल। आपको लग रहा होगा यार राखी कब आएगी, रक्षाबंधन कब आएगी, सावन चल रहा है, कोई माहौल ही नहीं लग रहा है। तो इस समय जो इस वर्ष जो है श्रावण 2 है, ठीक है, इसको अपन अधिक मास कह सकते हैं, यही अधिक मास होता है। तो लेटेस्ट चल रहा है, आप सोच के देखिए, जो जिस वर्ष जो महीना 2 आते हैं, जो महीना 2 माना जाता है, जैसे अब श्रावण का महीना 2 माना जा रहा है इस बार, इस वर्ष, तो ये भी कंसेप्ट होता है कि 2 अगर श्रावण को माने जा रहे हैं, 2 श्रावण माने जा रहे हैं, सावन के महीने 2 माने जा रहे हैं, तो सावन के महीने में जो भी त्योहार आते हैं वो त्योहार मनाए जाएंगे अगले सावन में। यानी जो 2 माने जा रहे हैं तो पहले सावन में त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, सावन के त्योहार। तो रक्षाबंधन सावन का त्योहार है, तो रक्षाबंधन अगले सावन, जो 2 महीने वाला जो सावन है, तो जो नेक्स्ट मंथ वाला जो सावन है उसकी अंतिम तिथि को यानी पूर्णिमा को मनाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, किसी भी वर्ष कोई भी महीना 2 आ जाता है, यानी 2 महीने आ जाते हैं सेम, तो उस महीने में मनाए जाने वाले त्योहार जो अगले महीने में मनाए जाते हैं, यानी जो जैसे मान लो आषाढ़ 2 आ गया, तो आषाढ़ में जो भी कोई त्योहार मनाए जाते हैं तो वो अगले आषाढ़ में मनाए जाएंगे। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगले आषाढ़ का मतलब ये नहीं कि अगले साल के आषाढ़ में, यानी इस बार 2 श्रावण है, तो जैसे ही ये पूर्णिमा आती है, इससे यानी जो अगला श्रावण है वो पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसकी जो अंतिम तिथि आएगी उस जो श्रावण की, तो उस दिन रक्षाबंधन मना लिया जाएगा। समझाने के लिए जो बात मैं रक्षाबंधन को ही लिया हूँ, लेटेस्ट में जो अधिक मास चल रहा है, जो 2 श्रावण चल रहे हैं, इसलिए अपने एग्जाम्पल लिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अधिक मास जो ये जोड़ा गया है, हर तीसरे वर्ष जोड़ा गया है, इसको अधिक मास कहते हैं। ये तो अपनी जो व्यवस्थित बात है ये मैं आपको लिखवा दिया हूं। अधिक मास का जो मैं एक और जो कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, इसको आपको ज्यादा यानी नोट नहीं डालना है, जो नोट बुक में नहीं लिखना है, थोड़ा सा जो बॉक्स बनाकर लिखना चाहो तो लिख लेना। जो पौराणिक कथाएं हैं, जो किंवदंतियां हैं, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं अधिक मास के मामले में। ठीक, देखिए जो अधिक मास जोड़ा जाता है, जो 2 महीने आते हैं कभी कभी एक साल में, उसकी मैं बात बताऊं आपको। किंवदंतियों, पौराणिक कथाओं और आस्थाओं के अकॉर्डिंग बताता हूं, आप समझने की कोशिश करना। देखिए प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप जो नाम का राक्षस राजा हुआ था। हिरण्यकश्यप यानी ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, बालक मांग, तू क्या मांगना चाहता है। हिरण्यकश्यप कहता है, महाराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी नहीं मरूं। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना ही तो रात में मरूं ना ही दिन में मरूं, साल के वर्ष के किसी भी महीने में नहीं मरूं, जो वर्ष के जो 12 महीने आते हैं किसी भी महीने में नहीं मरूं, ना ही घर के बाहर मरूं ना ही घर के अंदर मरूं, ना ही रात में मरूं ना ही दिन में मरूं, ना ही कोई अस्त्र से मरूं ना ही कोई शस्त्र से मरूं, ना ही किसी जानवर से मरूं ना ही किसी मनुष्य से मरूं। इस प्रकार का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी भी उस दिन सैंटी मूड में थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, बालक ठीक है, तूने हम कुछ मांगा है, उम्मीद करके मेरी तपस्या की है, तथास्तु।
जा तुझे तेरा वरदान मिल गया है। हिरण्यकश्यप बड़ा राजी होता है। हिरण्यकश्यप कहता है आज के बाद, यानी अपनी जनता से, कि आज के बाद कोई भगवान को नहीं बजेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। अहम ब्रह्मास्मि, भगवान नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं ही भगवान हूं। अब जनता परेशान होती है, यार ये किस प्रकार की बात है। तो देखिए, होने को कोई टाल नहीं सकता। हिरण्यकश्यप जो राक्षस राजा था, इसी के घर में इसका एक बेटा जन्म लेता है प्रहलाद नाम से। ठीक है, प्रहलाद जो भी आपको सुनाई दे। प्रहलाद आप सब सुने हुए हो, प्रहलाद और होलिका की जो कहानी भी आप सुने हुए हो। प्रहलाद खुद भगवान विष्णु जी का भक्त है, भगवान को मानने वाला है, आस्था रखता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है। तो हिरण्यकश्यप उसको मना करता है, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, इस प्रकार से तुझे कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद कहता है हिरण्यकश्यप से, पिताजी ऐसा करना गलत है, आप गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो जनता को परेशान कर रहे हो, और यहां तक कि मुझे भी आप मेरी जो भक्ति में विघ्न बाधा डाल रहे हो। हिरण्यकश्यप बड़ी बड़ी यातनाएं देता है प्रहलाद को, बहुत यातनाएं देता है, बहुत कष्ट देता है। और कहानी आप जानते हो कि किस प्रकार से प्रहलाद और होलिका को चीता में बैठाया जाता है और प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। इस खुशी के उपलक्ष्य में अपन आज होली मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत, जो भी ये बातें आप सब समझते हो, जानते हो, सुने हुए हो। देखिए, प्रहलाद भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, भक्ति करता है, पुकारता है विष्णु जी को। वैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर विष्णु जी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। विष्णु जी को कुछ एहसास होता है, मुझे कोई पुकार रहा है, मुझे कोई याद कर रहा है। माता लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर है। माता लक्ष्मी जी कहते हैं, प्रहलाद नाम का आपका एक भक्त है, वो काफी परेशान है, यातनाएं दी जा रही है और वो याद कर रहा है आपको। माता लक्ष्मी जी कहते हैं विष्णु जी से कि भाई इस प्रकार की जो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के द्वारा हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद का पिता है, इसको वरदान मिला हुआ है, तू कभी नहीं मरेगा, और यानी वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरेगा, ना ही जानवर से मरेगा, ना ही मनुष्य से मरेगा, ना ही रात को मरेगा, ना ही दिन में मरेगा, ना ही जो कोई अस्त्र से मरेगा, ना ही शस्त्र से मरेगा। विष्णु जी को लगा यार वरदान तो काफी बड़ा मिला हुआ है इसको, लेकिन इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, इसका भी कुछ इलाज किया जाएगा। प्रहलाद के याद करने पर, प्रहलाद के द्वारा तपस्या करने पर भगवान विष्णु आते हैं और नरसिंह अवतार में आते हैं। भगवान विष्णु जी हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए नरसिंह अवतार बनाकर या नरसिंह अवतार धारण कर आते हैं। नरसिंह अवतार का मतलब है आधा अवतार नर का और आधा अवतार सिंह का, यानी शेर का। वरदान मिला हुआ था हिरण्यकश्यप को, भाई ना ही मनुष्य मारेगा, ना ही जानवर मारेगा। तो नरसिंह अवतार यानी आधा मनुष्य आधा जानवर यानी शेर। ठीक है, विष्णु जी कहते हैं मैं इसको नाखूनों से चीर दूंगा, ना ही अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, यानी नाखूनों को ना ही तो अस्त्र में गिना जाए, ना ही शस्त्र में गिना जाए, तो मैं इसको नाखूनों से चीर दूंगा। इसको वरदान मिला हुआ है कि ना ही घर के बाहर, ना ही घर के अंदर, तो इसको मैं घर की देहली होती है, घर का दरवाजा होता है, उसके बीचों बीच मारूंगा, यानी ना ही घर के अंदर मारूंगा, ना ही घर के बाहर, यानी दहलीज पर मारूंगा। ठीक है, इसको वरदान मिला हुआ है ना ही रात में मारूं, ना ही यानी ना ही तो मैं रात में मरूं, ना ही दिन में मरूं, तो मैं इसको गोधूली बेला, जिसको अपन शाम कहते हैं, इवनिंग का टाइम जो होता है, शाम का समय होता है, उसको कहते हैं गोधूली बेला। तो गोधूली बेला में मैं इसको मारूंगा। इसको वरदान मिला हुआ है कि साल के जो वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरूं, तो इसके लिए मैं एक अधिक मास बना दूंगा, इसके लिए एक अधिक मास सर्जित कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो विष्णु जी हिरण्यकश्यप का नाश करते हैं, जो अपना नरसिंह अवतार धारण करके आते हैं और इस धरती से इस राक्षस को हटाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में सफल होते हैं विष्णु जी।
तो ये अधिक मास वाला जो कंसेप्ट है यहां से जोड़ा हुआ माना जाता है। देखिए ये तो बात हुई पौराणिक जो कथाएं, जो किंवदंतियों की जो कथाएं हैं वो मैं आपको बता दिया। अब मैं बताऊं अधिक मास के बारे में थोड़ा और, कि अपने गांव में, अपने स्थानीय क्षेत्र में किसी ब्राह्मण से जाकर आप पूछो, आपके गांव के ब्राह्मण से जाकर आप पूछना कि महाराज ये अधिक मास वाला जो क्या कंसेप्ट है, ये क्या मामला है, क्या लफड़ा है, ये क्या बला, आप बताइए। ब्राह्मण जो पंडित जी एक बात कहेंगे आपको कि जब धरती पर पाप बढ़ते हैं ना तब अधिक मास आता है। फिर आप पूछना कि ये जो पाप होते हैं, जब पाप बढ़ जाते हैं, इनका कोई सॉल्यूशन। पंडित जी कहेंगे दान पुण्य किया जाना चाहिए, दान देना चाहिए। पंडित जी से फिर पूछना दान पुण्य किसको दे, पंडित जी फिर कहेंगे अपने को दान पुण्य दो, पढ़ने यानी ब्राह्मणों को दान पुण्य करो। ये जो कंसेप्ट है, जो ये पंडित जी, ये पंडित लोग हैं, वो इस प्रकार की जो धारणा मानते हैं कि धरती पर पाप बढ़ जाते हैं तब अधिक मास जोड़ा जाता है, तब अधिक मास आता है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है जो पापों को मिटाने का, कि दान पुण्य करो। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए जो पौराणिक कथा थी, जो किंवदंतियों के अनुसार जो कथा थी भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और हिरण्यकश्यप की, जो मैं बता दी, आप लगभग लोग सुने हुए भी होंगे। अब बात अपन करते हैं जो विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग जो महीने हैं, जो विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो महीने आते हैं, जो महीने पढ़ने को अपने को मिलते हैं या पढ़ते हैं। किसी को तो इंटरेस्ट होता है, कोई जो स्टूडेंट तो जानता है भाई जो क्या कंसेप्ट है, क्या जो महीने हैं, क्या इसमें तिथियां आती हैं, वो कुछ लोग तो आप जानते हो और कुछ जो नहीं जानते हैं। अपन अभी बात कर लेते हैं, आप अभी जान जाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें शायद कोई कोताही शायद इधर से भी नहीं बरती जा रही है। अगर आप भी कोई कोताही या कोई लापरवाही नहीं बरतते हो तो जरूर आपके समझ में आएगा। यह जो बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है विक्रमी कैलेंडर के जो महीनों की। विक्रमी कैलेंडर में जो महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अधिक मास आता है, इन्हीं 12 महीनों में से कोई सा जो महीना डबल आ जाता है उसको वही नाम दिया जाता है, जो अपन 12 महीनों के नाम पढ़ेंगे। देखिए मैं एक बार आपको बोलकर बताऊं, फिर मैं लिख दूंगा वैसे 12 महीनों के नाम। अपन देखिए जो पढ़ते हैं, जो स्टडी की लैंग्वेज में अगर बात आती है तो थोड़ा सा वीआईपी तरीके से नाम लेते हैं इन महीनों का। जैसे चैत्र लेते हैं, चैत्र। हालांकि अपन जो ग्रामीण क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में अपने मम्मी पापा से पढ़ेंगे चैत, पढ़ेंगे चैत, ये चैत सुनेंगे। चैत्र वैशाख जेठ साठ सावन भादवा, ठीक है। चैत्र वैशाख जेठ साठ सावन भादवा, आसोज कार्तिक मंगसर पौष माह फाल्गुन, ठीक है। अब जो अपन किताबों में पढ़ते हैं वो मैं बताऊं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ठीक है। आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। लिखने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना, आप खुद भी लिख सकते हो। ऊपर हेडिंग डाल लेना विक्रमी कैलेंडर के महीने या माह, ठीक है। देखिए मैं 12 महीनों के नाम लिखूंगा कि आप सही तरीके से लिख सको। हालांकि आप सब लोग लिख सकते हो, सुनकर भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेकोरम भी बढ़ना चाहिए क्लास का। तो आपको भी लगेगा यार बोल रहा है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो समझने लायक बात है, उनको तो लिख ही नहीं रहा है। तो मैं विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीनों के नाम लिख रहा हूँ, विक्रमी संवत के जो महीनों के नाम लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। जो फर्स्ट माह है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा है जो अभी चल रहा है श्रावण, जो छठवां महीना है जो अगला आएगा भाद्रपद, ठीक है। ये जो 6 महीने हैं इस प्रकार से 2 बार में लिख लेना, 6 इधर लिख लेना। आपका जैसा मन करे वैसे लिख सकते हो, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऊपर से नीचे पूरे 12 महीने लिख सकते हो।
चैत्र वैशाख ज्येष्ठ साठ यानी आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ठीक है। आश्विन कार्तिक मांगसर, ठीक है। आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, 12 महीनों के आप नाम बोल कर देख सकते हो, एक बार बोल के देखो। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, 6 हो गए। फिर आगे वाले 6 की बात करते हैं। आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। 12 महीने हो गए। अब मैं बताऊं, जैसे अपन सुनते हैं घर पे उच्चारण करते हैं, मम्मी पापा से सुनते हैं उच्चारण जो किया जाता है मम्मी पापा के द्वारा, जो अपने पेरेंट्स के द्वारा। देखिए चैत्र कोई नहीं बोलता भाई इसको अपने घर पे। अपन जो पढ़ाई की लैंग्वेज में, जो किताबी लैंग्वेज की बात करते हैं, तब अपन पढ़ते हैं चैत्र। इसको डायरेक्ट बोलती है मम्मी चैत। वैशाख को बैसाख बोलती है, ज्येष्ठ को जेठ बोलती है, जेठ देवर जेठ वाला जो जेठ होता है वो जेठ, डायरेक्ट जेठ बोलती है मम्मी। आषाढ़ को ये आ हटा देते हैं, साढ़ बोलते हैं, ठीक है। श्रावण को श्रावण कोई नहीं बोलता, सावन बोलते हैं, सावन, ठीक है, सावन। भाद्रपद को भादुआ, ठीक है, डायरेक्ट भादुआ। आश्विन को आसौज, कार्तिक को कार्तिक, कार्तिक, ठीक है। मार्गशीर्ष यानी मार्गशीर्ष है, 2 बार लगा हुआ है, मंगसर बोलते हैं, मंगसर या मांगसर, ठीक है, या मिंगसर, ठीक है। पोष को पोष बोल देते हैं, ठीक है, जब आप पोष बड़े खाते हो। माह, माघ यहाँ पर घड़ी वाला घ लगा हुआ है, माह बोलते हैं, माह, ठीक है। फाल्गुन, फाल्गुन को फाल्गुन कोई नहीं बोलता, फाल्गुनी फाटक वो एक अलग नाम है, फाल्गुनी। ये देखिए यहाँ से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा बताया आपको। तो फागण बोलते हैं इसको। जब उत्तरा फाल्गुन को एक त्यौहार आता है, एक त्यौहार पूछा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए। देखा आपको खुद को नॉलेज है या नहीं है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। होली। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवो आसोज कार्तिक मंगसर पौष माह फागुन, ठीक है। 12 महीने आ गए। अब बात करते हैं आगे। इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा इन महीनों के, तब ही जाकर आप मेले और त्यौहार जो भी हैं ये आप कर सकते हो। इनके बिना आप नहीं कर सकते हो, संभव नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। याद नहीं रहते तो रटना पड़ेगा आपको। हालांकि मैं पहले स्टार्टिंग में बोल दिया, रटने वाली कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा स्थानीय जो कल्चर है, जो अपना कल्चर है राजस्थानी कल्चर, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाओगे ना तो सब याद हो जाएगा। एक तो मैं बोल रहा हूँ जो न्यूज़पेपर आता है, जो दैनिक भास्कर भी आता है, जो भी जो न्यूज़पेपर आते हैं उनके ऊपर जो मेन पृष्ठ पर लिखा हुआ आता है, जो महीना तिथि विक्रमी संवत, जो कौन सा जो साल कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो आप वहां पर भी थोड़ा ध्यान दे लिया करो, न्यूज़पेपर पढ़ो या स्टार्ट करो तब। ये 12 महीनों की बात आ गई है। अब बात करते हैं, देखिए 9 वर्ष की बात करते हैं अपन, वैसे ही पढ़ेंगे। 9 यानी जो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार अपन 9 वर्ष मनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन इन महीनों को पढ़ेंगे। और जो सबसे पहला त्यौहार मनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करेंगे। हालांकि सबसे पहला जो त्यौहार मनाया जाता है विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग श्रावण, तो अपन श्रावण माह से ही स्टार्ट करेंगे पढ़ना। श्रावण मास से भी शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे। शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष क्या होता है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए अपन एक महीना लेते हैं, चैत्र का महीना या चैत का महीना, चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, आप लिख लिए होंगे, मुझे विश्वास है।
देखिए जो भी महीने होते हैं उनमें दो पक्ष होते हैं। अपने जनवरी फरवरी होता है, इसमें 4 वीक होते हैं। इस संडे मंडे जो होता है वो 4 सप्ताह होते हैं, 7-7 दिन के अपन रखते हैं या मानते हैं। वैसे ही इधर जो विक्रमी कैलेंडर है इसमें दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। एक महीने में दो पक्ष आएंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है पहला पक्ष होता है, और जो शुक्ल पक्ष होता है वो दूसरा पक्ष होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी आप लिख भी लेना, मैं बताऊं तब लिखना। एक महीना लेते हैं अपन स्टार्टिंग, चैत्र का महीना। बात कर लेते हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर लेते हैं। हालांकि हम श्रावण मास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेले और त्योहारों। चैत्र लेते हैं, चैत्र शुक्ल एकम। क्योंकि इस दिन विक्रमी कैलेंडर का नव वर्ष स्टार्ट होता है। हैप्पी न्यू ईयर आप बोल सकते हो, एक साल में 2 बार बोल सकते हो, एक तो 1 जनवरी को और एक चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम को। तो ये होता है नव वर्ष। आप लिख लेना भाई, नव वर्ष लिख लेना। आप पहले तो हेडिंग डाला नव वर्ष और चैत्र शुक्ल एकम लिख लेना। नव वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अब बात आती है कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। एक महीने में दो पक्ष होते हैं। कृष्ण कोई सा भी महीना हो, जो अपन अभी विक्रमी कैलेंडर के 12 महीनों की बात किए हैं, चैत्र वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसोज कार्तिक मंगसर पौष माह फागुन। ठीक है, इन जो महीनों की बात किए हैं इन सभी 12 महीनों में दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। ठीक है साहब, अब आगे बात करते हैं। देखिए जो ये कृष्ण पक्ष होता है ये प्रथम पखवाड़ा होता है। आप लिख लेना, चलो मैं लिख देता हूं प्रथम पखवाड़ा। ये जो शुक्ल पक्ष होता है किसी भी महीने का दूसरा पखवाड़ा या द्वितीय पखवाड़ा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं महीने की कोई भी जो प्रथम, जो इन महीनों की बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी वालों की नहीं कर रहे हैं अपन। जो इन महीनों में से किसी भी महीने की जो प्रथम तिथि होगी वो एकम पड़िया होगी। ठीक है, एकम पड़िया, जिसको अपन पड़वा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। हालांकि आप एकम लिख लेना, ब्रैकेट में या ओब्लिक लगा के लिखो तो पड़िया या पड़वा भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी महीने की दूसरे पक्ष की प्रथम तिथि आई वो भी एकम पड़िया। 15 तिथियां होती हैं एक महीने, यानी एक महीने में दिन तो होंगे 30, लेकिन एक पक्ष में 15 दिन होंगे तो 15 तिथियां आएगी। एकम द्वितीया, यानी एकम को अपन बोल लेते हैं पड़िया या पड़वा। एकम द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी जिसको छठा भी बोल सकते हैं, सप्तमी यानी 7, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी जिसको 11 बोलते हैं, द्वादशी जिसको 12 बोलते हैं, त्रयोदशी जिसको 13 बोलते हैं, चतुर्दशी जिसको 14 बोलते हैं, और फिर आप 15 मत कर देना भाई गलती से। ठीक है, कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि आएगी वो कहलाती है अमावस्या। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिटा के लिखता हूं, जिसको आप कहते हो मावस। कुछ घरों में खीर वगैरह बनती है देवताओं को जो भोग लगाने के लिए, पूजा के लिए। ठीक है, तो एक कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि है, जो 15वीं तिथि है, ये अमावस होती है, जो मावस होती है।
देखिए ये शुक्ल पक्ष की अलग बात करेंगे, इसकी जो अंतिम या 15वीं तिथि होगी वो अमावस नहीं कहलाती। ठीक है, इधर बात कर लिए हैं। प्रथम तिथि एकम पड़िया कहलाएगी, अंतिम तिथि या 15वीं तिथि अमावस्या अमावस्या कहलाएगी। अमावस का मतलब समझना, जिस नाइट को चांद दिखाई नहीं दे, या जो नाइट ढंग से अंधेरी हो, पूर्णतः अंधेरी हो, जिस नाइट में, जिस रात में चांद अपना उजाला नहीं बिखेर रहा हो, चांद अपनी रोशनी नहीं बिखेर रहा हो, चांद अपनी आभा नहीं बिखेर रहा हो, वो रात होती है अमावस्या की रात, अंधेरी रात। आप ब्रैकेट में लिख लेना, अमावस्या के ब्रैकेट में अंधेरी रात। ठीक है, रात अंधेरी होती है। ये बात आपको इधर कृष्ण पक्ष वाली समझ में आ गई होगी। कृष्ण का मतलब काला, सीधा सा आप सोच लेना, जो पक्ष काला है उस पक्ष की अंतिम तिथि आएगी अंधेरी, या यानी काली या अमावस्या। ठीक है, अमावस्या अमावस जो भी काले पक्ष में आएगी, कृष्ण पक्ष में आएगी। बात आई शुक्ल पक्ष। शुक्ल से ही थोड़ा सा लग रहा है भाई, थोड़ा सा काले से तो बेटर शुक्ल लग रहा है कृष्ण, हालांकि नाम कृष्ण अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का नाम। शुक्ल पक्ष की जो, देखिए अब एक महीने में 30 तिथियां बता रहा हूं, 30 दिन बता रहा हूं। तिथियां वो ही इस पखवाड़े की, इस पक्ष की भी एकम से स्टार्ट होगी। इसकी जो प्रथम तिथि बात करते हैं, इसकी प्रथम तिथि की बात कर रहे हैं, इसको आप महीने की 16वां दिन या महीने की 16वीं तिथि भी मान सकते हो, लेकिन इस पक्ष की तो प्रथम तिथि ही होगी। तो इस पक्ष की जो प्रथम तिथि है ये भी एकम से स्टार्ट होगी वापस। एक महीने में एकम 2 बार आती है, द्वितीय 2 बार आती है, चतुर्दशी यानी 14 तक 2 बार आती है एक महीने में जो तिथि है। ठीक है, लेकिन जो अंतिम तिथि, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि भी एक महीने में एक बार आएगी, और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि भी एक महीने में एक बार आएगी। कृष्ण पक्ष ये अमावस्या एक महीने में एक बार आती है, और इधर शुक्ल पक्ष की अपन बात कर रहे हैं जो अंतिम तिथि क्या आती है। देखिए बोलो आप मानना तो 1 से 30 दिन, लेकिन इधर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 16 से 30 दिन, यानी 15 दिन इस पखवाड़े में, इस पक्ष में होंगे महीने के। ठीक है, अब बात आती है इसकी जो पड़वा एकम पड़िया की बात कर लिया है। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि आएगी पूर्णिमा। ठीक है, अब स्थानीय भाषा में आप सुन लोगे या घर पे सुन लोगे, मम्मी पापा से सुन लोगे पुन्नी या पूनम। ठीक है, पुन्नी या पूनम या पुण्यु, लेकिन किताबी भाषा में अपने इसको पढ़ेंगे पूर्णिमा। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात है, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या या माउस, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा, पूनम, पुण्यु, पुण्य। ठीक है, एक कोई भी सब एक ही नाम है, पूर्णिमा, पूनम, पुण्यु और पुण्य। ठीक है, समझ में आ गई। ये जो भी महीने की अंतिम तिथि होगी, जो इस शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होगी, ये जो उजाले वाली रात होगी, ठीक है, रात चांदनी होगी, इधर रात अंधेरी, इधर रात चांदनी। इस रात को चांद अपनी आभा बिखेरेगा, अपनी पूरी रोशनी बिखेरेगा, पूरा उजाला देगा। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं समझने के लिए, बेसिक फैक्ट है, लेकिन समझना यहीं से स्टार्ट होगा, समझना यहीं पड़ेगा। यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आगे सब गौड़ है। ठीक है, तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। इस दिन पूरा रात, यानी इस दिन पूरा चांद दिखाई देगा। वापस फिर इस दिन से, अगले महीने की बात बता रहा हूं, वापस इस दिन से चांद की जो चांदनी कम होती जाती है, और जो अमावस्या आएगी अगले महीने की जो 15वीं तिथि, जो अगले महीने के प्रथम पक्ष की अंतिम तिथि, वो उस यानी तिथि तक चांद कम होता जाएगा, और अमावस्या के दिन वापस अंधेरा हो जाएगा। फिर अमावस्या से यानी अगले दिन से थोड़ा थोड़ा चांद दिखाई देने लगेगा, और अगली जो पूर्णिमा आएगी उसको वापस चांद पूरी रोशनी बिखेरेगा, पूरा चांद दिखाई देगा, उजाला पूरा करेगा। ठीक, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। मैंने काफी कोशिश की है, मैंने अच्छी कोशिश की आपको बताने के लिए। अब आपको समझ में आई या नहीं आई मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आशा जरूर है या विश्वास जरूर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार बैक जाकर देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया हो तो।
अब बात आती है त्योहारों की, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम त्योहार अपने मानते हैं छोटी तीज को, ठीक है। प्रथम त्योहार अपन मानते हैं छोटी तीज को, और अंतिम त्योहार मानते हैं अपन विक्रमी कैलेंडर के अनुसार गणगौर को, ठीक है। ठीक है, प्रथम त्योहार छोटी तीज को मानते हैं, तो अपन क्यों न छोटी तीज से ही स्टार्ट कर लेते हैं त्योहार पढ़ना और मेले पढ़ना। प्रथम त्योहार छोटी तीज और अंतिम त्योहार गणगौर को मानते हैं विक्रमी कैलेंडर के अनुसार। देखिए, जो छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। श्रावण शुक्ल तृतीया। देखिए, तृतीया जो भी तिथियां है तो माता पार्वती के रूप में पूजी जाती है, माता पार्वती के रूप में मानी जाती है तृतीया जो भी तिथि, ठीक है। तीज और गणगौर माता पार्वती के रूप में ही मानी जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वापस अपन उन महीनों पर चलते हैं। देखिए, अपना जो पहला त्योहार आता है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, जो प्रथम त्योहार मनाया जाता है छोटी तीज मनाया जाता है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था कि किसी भी महीने का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, लेकिन जैसे अपना पहला त्योहार मनाया जा रहा है तो यहीं से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो मैं खुद पढ़ा हूं, जिस प्रकार से मैंने खुद ने तैयार किए हैं, वैसे ही मैं आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट करूं, जैसे ही मैं आपके सामने बताऊं जो भी कंटेंट है, ठीक है। हर आदमी का तरीका अलग होता है, आपका खुद का भी तरीका अलग होगा। आप किस प्रकार से लिखोगे, किस प्रकार से नोट कर रहे होंगे, किस प्रकार से समझ रहे होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं तैयार किया हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपन श्रावण माह से स्टार्ट करेंगे। श्रावण माह के भी प्रथम पक्ष को सबसे अंत में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि जो मैं अगर चाहूंगा तो मैं बता दूंगा, जो प्रथम पक्ष के भी जो त्योहार है मौखिक बता दूंगा। प्रॉपर अपन लिखना और पढ़ना शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे। चैत्र शुक्ल, यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जो अपना अंतिम त्योहार होता है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, वो चैत्र माह के प्रथम पक्ष में स्टार्ट होने होता है। अपन पढ़े हैं चैत्र माह का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। उसकी जो प्रथम जो तिथि होती है चैत्र शुक्ल, यानी जो उसका जो प्रथम जो सॉरी यानी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि होती है उसको नववर्ष मनाते हैं। देखिए, मुझे विश्वास है, मैंने अभी लिखवाया है जो नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को लिखवाया है। अगर गलती से आप चैत्र कृष्ण एकम कर लियो तो उसको चैत्र शुक्ल एकम कर लेना, ठीक है। नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार। चैत्र शुक्ल तृतीया को उधर तो अपना नववर्ष स्टार्ट हो रहा है और इधर अपने त्योहार कंप्लीट या बंद हो रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गणगौर का जो त्योहार है त्योहारों को समाप्त करता है। अपने स्थानीय क्षेत्र में एक आपको कहावत सुनने को मिल जाएगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
ठीक है। ये जो कहावत मिलती है अपने को सुनने को स्थानीय क्षेत्र में, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका मैं अर्थ बताने की कोशिश करूं। ये कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसका मैं अर्थ बताऊं आपको। तो देखिए, अपने जो त्योहार स्टार्ट होते हैं तीज से, छोटी तीज से, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। अपने जो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो त्योहारों को लेकर आती है छोटी तीज, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अपन बोलते हैं किसी भी बात के लिए, किसी भी को भी वापस बुलाने के लिए, कोई जा रहा है और उसको वापस अगर बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं वापस बाउड़ जा। ठीक है, वापस बाउड़ जा या उल्टो बाउड़ जा। ठीक है, बाउड़ना का मतलब है वापस आना या वापस घूमना। तो यहां पर जो अर्थ है तीज त्योहार बावड़ी, कि तीज त्योहारों को बाउड़ाती है या बाउड़ाती है या वापस लेकर आती है। बाउड़ना से मतलब है वापस बाउड़ना। ये बावड़ी वो नहीं है जो पानी का कुआं होता है, वो बावड़ी नहीं है। कुछ लोगों के जो कंफ्यूजन होता है भाई ये वही जो बावड़ी होगी, लेकिन तीज त्योहार बावड़ी का अर्थ में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वापस बाउड़ना, रोटेशन या चक्र। ठीक है, यहां से समझने की कोशिश करना। ले डूबी गणगौर से जो यहाँ पर तात्पर्य है, जो यहाँ पर अर्थ है, जो यहाँ पर आशय है कि जो गणगौर है त्योहारों को लेकर डूब जाती है या त्योहारों को समाप्त कर लेती है। एक प्रकार से गणगौर पर जाकर जो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो त्योहार मनाए जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी जो तीज, छोटी तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं और गणगौर पर जाकर समाप्त हो जाते हैं, जो अपने स्थानीय क्षेत्र में जो कहावत चलती है। इससे भी आप समझ सकते हो। ठीक, ये बात हो गई। अब बात करते हैं त्योहारों की प्रॉपर तरीके से, जो भी मेले वगैरह जो आते हैं उनकी बात करते हैं। श्रावण माह हेडिंग डाल सकते हो आप। अपन श्रावण माह से या श्रावण मास से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्रथम जो महीना है आपको जो त्योहारों के अकॉर्डिंग डाल लो। अपन भाई छोटी तीज से स्टार्ट करेंगे तो श्रावण आप डाल लो। ठीक है, ये बात हो गई। वैसे अपना जो प्रथम महीना आता है चैत्र आता है, लेकिन अपन त्योहारों के अकॉर्डिंग, छोटी तीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब वैसे आप हेडिंग डाल सकते हो। एक साइड आप डाल सकते हो हेडिंग कृष्ण पक्ष, और दूसरी साइड आप डाल सकते हो शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, कृष्ण पक्ष को आप खाली छोड़ दो। कृष्ण पक्ष को जैसे ही अपन वापस पढ़ते 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 आ जाएंगे, आषाढ़ कंप्लीट कर लेंगे। आषाढ़ के बाद में जो श्रावण का कृष्ण पक्ष जब आएगा तब यहीं पर मैं लिखवा दूंगा। इस जगह को आप खाली छोड़ लो। वैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही पेज में लाइन डाल लो, या पेज को एक बार फोल्ड करके फिर खोल सकते हो, तो आधा पेज इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की हेडिंग डाल लो, कृष्ण पक्ष वाले जो पेज को खाली छोड़ दो, इतने में आ जाएगा। इतने, ये कृष्ण पक्ष में ज्यादा फैक्ट नहीं है। जैसे कृष्ण पक्ष में तो पंचमी, नवमी और अमावस्या मनाई जाती है, तो मैं मौखिक बता रहा हूँ। पंचमी को होती है नाग पंचमी, निड्री जो नवमी को होती है निड्री नवमी, जिसको नेवला नवमी के रूप में पूजा जाता है, नेवले की पूजा की जाती है। अमावस्या की बात आती है तो हरियाली अमावस्या आती है। इस दिन वो फतेह सागर यानी झील मेला लगता है उदयपुर में। और भी बात आती है तो कल्पवृक्ष मेला जो लगता है। ठीक है, और अगर बात आती है तो बुड्ढा जोड़ मेला लगता है गंगानगर में, जो गुरुद्वारा है। ठीक है, तो ये बात आती है। अजमेर के जो मांगलियावास में जो कल्पवृक्ष मेला लगता है। तो ये खाली आप छोड़ दो। शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में भी जो प्रथम तिथि यानी जो एकम और द्वितीय को कोई त्योहार नहीं आता है। जो तृतीया की बात आती है तो तृतीया को आती है छोटी तीज। ठीक है, यहां से आप लिखना शुरू करो। वैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख सकते हो। शुक्ल पक्ष डाल लिया हेडिंग, आप इधर तृतीया लिख लो, इधर आप छोटी तीज लिख लो। ब्रैकेट में ये एक जगह आप कहीं पर भी लिख लेना। जो गणगौर और जो तीज की बात आती है, तो गणगौर तो खैर अपन एक आध बार पढ़ेंगे, लेकिन जो तीज की बात आती है, जो भी तिथियां आती है, एक महीने में 2 तिथि आती है, यानी एक तिथि 2 बार आती है। एक तो कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो तीज है माता पार्वती का प्रतीक, माता पार्वती के रूप में मानी जाती है। ठीक है,
अब जो छोटी तीज की बात करते हैं, तो जो छोटी तीज है जयपुर की प्रसिद्ध है। तो आप लिखना शुरू कर दो। अब मैं मौखिक बोल दूंगा, जो भी फैक्ट होंगे, जो कोई इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे इंपॉर्टेंट तो सब फैक्ट है, लेकिन मुझे लगेगा कि कोई फैक्ट जो टफ है, जो लिखने लायक है, तो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। तो आप तृतीय लिख लिए, छोटी तीज लिख लिए, शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं अपन, श्रावण का। तो ये जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। ये फैक्ट आप लगभग जानते हो, तो आप यहाँ पे लिख लेना, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। पति पत्नी का प्रेम का त्योहार है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। देखिए, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार के रूप में आजकल की जो लड़कियां हैं, जो मानते हैं पति पत्नी का जो प्रेम का त्योहार, वो मानते हैं करवा चौथ को। लेकिन देखिए, जो करवा चौथ की मैं कहानी बताने की कोशिश करूं, ये एक प्रकार से जो फिल्मों की देन है। करवा चौथ का जो व्रत इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ है, और वर्तमान में जो ये छोटी तीज का जो त्योहार है, इसको थोड़ा सा इसका लेवल घटा दिया गया है। फिल्मों में करवा चौथ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। ये पंजाबी लोगों की देन है, पंजाबी जो फिल्म इंडस्ट्री की देन है। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, तो उसमें ज्यादातर लोग या ज्यादातर परिवार पंजाबी शामिल रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। वो फिल्मों का डायरेक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं फिल्म को। तो वो क्यों ना अपनी संस्कृति को उच्च स्तर पर प्रसिद्ध करना चाहिए। पंजाबी त्योहार है करवा चौथ, वो करवा चौथ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जो अपन परिवारों का दबदबा मान लेते हैं, जैसे कपूर परिवार है, मल्होत्रा परिवार है, तो ये जो लोग हैं, ये अपनी जो कल्चर, जो अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और फिर जो दुनिया फिल्म इंडस्ट्री से प्रभावित होती है, प्रेरित होती है, ये भी करवा चौथ के रूप में, यानी पति पत्नी के प्रेम का जो त्योहार के रूप में करवा चौथ को बढ़ चढ़कर मनाते हैं। छतों पर चढ़ जाते हैं, चलनी लेते, पति को ले जाती है, पति को चलनी से देखती है। ठीक है, ये जो कल्चर है, ये फिल्मों की देन है। अपने राजस्थान में पति पत्नी का जो प्रेम का त्योहार है, छोटी तीज के रूप में मनाया जाता था। आज हालांकि मैं मानता हूं इसका जो लेवल है कम कर दिया गया है। इसको पति पत्नी के प्रेम के रूप में कोई नहीं मानता। छोटी तीज के दिन ले दे के श्रावण में घूम लेते हैं लोग, गेवर वेवर ले आते हैं, खा लेते हैं। कोई व्रत कर ले तो कर ले, ठीक है। जो लहरिया अपना भी पढ़ेंगे, लहरिया साड़ी ओढ़नी। कोई आजकल की जो नई छोरियां हैं, जो नई लड़कियां हैं, जो नई गर्ल्स हैं, वो ओढ़ ले तो ओढ़ ले भाई। जो वापस जो ट्रेंड पर चलता ही है, जो कल्चर फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील वगैरह डालने के लिए। लेकिन जितना जो ट्रेंड करवा चौथ का है, उतना ट्रेंड वर्तमान में अब छोटी तीज का नहीं रहा है। हालांकि भूला है, कोई भी जो त्योहार है नहीं जाना चाहिए, याद रखा जाना चाहिए। और जिसकी जितनी मर्यादा हो, उतनी ही उसको तवज्जो दी जानी चाहिए। छोटी तीज पहले काफ़ी अच्छे स्तर पर पति पत्नी के त्योहार के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। लेकिन जो भी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो ट्रेंड है, उसी के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। भाई फिल्म इंडस्ट्री की देन है। फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर राजस्थानी लोग नहीं होंगे, तो ये अपने कल्चर को दिखाने की भी कोशिश भी करे, तो फिर कैसे दिखाए। तो आप लिख लेना, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है छोटी तीज। पहले के जमाने में तो बातें यहाँ तक मिल जाती थी, अपने को पढ़ने को मिल जाते हैं। जो किताबों में छोटी तीज का अगर महत्व अगर पढ़ते हैं, तो अपने जो लोग हैं कमाने जाते थे शादी होने के बाद में। शादी होने के बाद जो तुरंत या भाई उसको लगता है घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई है, अब कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और वर्तमान में अपन 7 समुद्र पार वाली जो कहानी पढ़ते हैं, तो कोई 7 समुद्र पार करके नहीं जाते थे लोग। राजस्थान के 7 लगभग नदियां पार करके मालवा मध्य प्रदेश की तरफ कमाने के लिए चले जाया करते थे। जो इतनी बड़ी बड़ी नदियां क्रॉस करके या पार करके जाते थे, उनको समुद्र बराबर ही प्रतीत होती थी या लगता था। और वो कमाने जाते थे मालवा साइड, मध्य प्रदेश साइड। और अपने जो भी वहां पर बॉस होता था उसको कहता था जाते ही, भाई वैसे मुझे छुट्टी देना ना, यानी दे या ना दे, लेकिन छोटी तीज वाले दिन मुझे छुट्टी जरूर दे देना। मैं जो मेरी पत्नी से कस्में खाकर आया हूँ, कस्में दिलाई गई है मुझे कि छोटी तीज के दिन जरूर आ जाना। तो हमारे वहाँ पर छोटी तीज मनाई जाती है। अगर आप छुट्टी नहीं दोगे तो मैं ज़बरदस्ती चले जाऊँगा। इस प्रकार की बातें पढ़ते हैं।
अब देखिए पहले के टाइम में यार आप खुद भी सोच कर देख सकते हो, 1 या 2 पीढ़ी पहले यार करवा चौथ वाले दिन कोई पत्नी अपने पति से कहते भाई आज शाम को आप जल्दी आ जाना और मुझे चांद देखकर खाना खाना है, या आपका जो चेहरा चलनी में देखकर खाना खाना है। आपको लग सकता है आपके दादाजी की उम्र के जो लोग हैं इस प्रकार से जल्दी से आ जाया करते होंगे? रांगड़ होते थे, ठीक है। लुगाइयाँ वैसे ही डरती होगी उनसे उस जमाने में, तो आजकल तो फिर भी फ्रैंक थोड़ी हो जाती है, सैंटी थोड़ी हो जाती है, पति भी थोड़ा सैंटी हो जाता है, ठीक आ जाएंगे शाम को गिफ्ट भी ले आएंगे। लेकिन उस जमाने के लोगों को आप मान सकते हो कि पत्नी सुबह बोल दे कि आज जल्दी आना, चांद देख कर फिर खाना खाना, आप भी उस समय रहना, चलने से आपको देखूंगी, चलने में से आपको देखूंगी। मुझे तो नहीं लगता, हालांकि हो सकता है कुछ लोगों की जो भाई थोड़ा सा ज्यादा ही आगे बढ़ कर रहे हों, वो एक आध जो अपवाद हो सकता है। तो भाई देखिए छोटी थी पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, ठीक है। अब बात आती है आगे, इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। लहरिया ओढ़नी किस माह में ओढ़ी जाती है, किस त्योहार पर ओढ़ी जाती है? श्रावण में ओढ़ी जाती है और छोटी तीज पर ओढ़ी जाती है। अब बात आती है सिंजारे की। सिंजारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सिंजारा किस माह में भेजा जाता है? सिंजारा क्या है? सिंजारा 2 प्रकार का होता है, दोनों प्रकार में बताता हूं। देखिए सिंजारा 2 प्रकार का होता है, आप लिख लेना पहले। नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला उपहार, आने वाले उपहार या गिफ्ट। गिफ्ट तो इंग्लिश का जो शब्द वर्ड है, तो आप उपहार लिख सकते हो यहां पर, और गिफ्ट ही लिखना हो तो गिफ्ट भी लिख सकते हो। सिंजारा हेडिंग डाल के लिख लेना, नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार। अब बात बताता हूं, सिंजारा 2 प्रकार का होता है, एक कुंवारा सिंजारा और एक परनेड़ो सिंजारो। एक कुंवारो सिंजारो और एक परनेड़ो सिंजारो। देखो कुंवारो सिंजारो तो वो है कि लड़की की सगाई हो चुकी है लेकिन शादी होना बाकी है। परनेड़ो सिंजारो वो होता है लड़की की सगाई भी हो चुकी है और शादी भी हो चुकी है। परनेड़ो, ठीक है, समझते हो यार आप भी। कुंवारा भाई जब अभी शादी नहीं हुई, परनेड़ो यानी परण गया, जो बंदा परण गया, जो लड़की परण गई, उसकी मतलब शादी हो चुकी है। देखिए अगर जो ये छोटी तीज है, जो श्रावण है, इससे पहले किसी लड़की की सगाई हो जाती है और उसकी शादी होना बाकी है, तो वो सगाई हो जाती है तो अपने मायके में ही रहती है। भाई शादी नहीं हुई है तो अभी ससुराल तो कहां पर जाएगी, तो अपने मायके में रहती है, अपने पीहर पक्ष में रहती है, अपने पिता के घर पर रहती है, ठीक है। अब लड़के वाले की तरफ से कुछ उपहार भेजे जाएंगे लड़की के घर पर, लड़की के पिता के घर पर या लड़की के मायके में उपहार। तो लड़के के जो मम्मी पापा की तरफ से, लड़के की बहनों की तरफ से, जो लड़के के परिवार के सभी लोगों की तरफ से उपहार भेजे जाएंगे लड़की के लिए, ठीक है। एक प्रकार से 2 परिवारों का या 2 घरों का या 2 गांवों का रिश्ता जुड़ा है, तो हम उपहार भेजेंगे। तो उसको तो बोलते हैं कुंवारा सिंजारा, यानी शादी से पहले और सगाई के बाद में जो सिंजारा उपहार भेजे जा रहे हैं उसको बोला जाता है कुंवारा सिंजारा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अपने एक कंसेप्ट चलता है, हालांकि आजकल तो लोग उल्लंघन करने लग गए हैं, मैंने काफी जगह देख लिया उल्लंघन भी। अपने एक जो धारणा, एक परंपरा बनी आ रही है कि जो शादी होती है लड़की की और लड़के की, ठीक है, लड़के और लड़की की शादी होगी भाई, और किसकी होगी शादी। अब शादी होने के बाद में जस्ट जो पहला श्रावण आ रहा है, उस श्रावण में लड़की अपने मायके में रहती है, ठीक है। शादी जिसकी मान लो श्रावण से पहले हो गई, जो भी महीनों में शादी होती है, तो श्रावण से पहले जिस लड़की की शादी हो गई है, उस शादी के बाद में या उनकी शादी, उस लड़की की शादी के बाद में जो पहला श्रावण आएगा, जो श्रावण का महीना आएगा, उस श्रावण के महीने में लड़की वापस अपने मायके चले जाएगी, वापस अपने पिता के घर चले जाएगी, जिसको अपन पीहर पक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो पीहर पक्ष में रहेगी 1 महीना। इस बार 2 महीने लगेंगे, जिसकी भी नई नई शादी हुई है वो लड़की 2 महीने के लिए पीहर पक्ष में रहेगी या मायके में रहेगी, ठीक है भाई। थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा जो भी भावनाओं पर
भाई जल्दी किसी की जो मान लो लास्ट महीने ही शादी हुई हो देव सोने से पहले, तो उसकी तो इच्छा है कि यार नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी भाई नहीं आ सकते। जो परंपरा, हालांकि मैंने कई जगह पर उल्लंघन देख लिया इन जो ये परंपरा का उल्लंघन किया जाता है, किया जा रहा है। आजकल जो श्रावण में भी ले आते हैं भाई लड़की को, ठीक है। देखिए अब बात आती है आगे परिणेड़ो सिंजारो की। तो जब लड़की शादी के बाद में जो पहले श्रावण में अपने मायके में रहेगी, तो वापस लड़के वाले उपहार भेजेंगे। भाई सिंजारा, भाई अपने शादी हो चुकी है, रिश्ता बन चुका है, रिश्ता बन चुका है, हम वापस जो अपने घर की जो बहू बनी है, जो लड़के की जो बहनें हैं, वो कहती है हमारी जो भाभी जी बनी है, भाभी बने हैं, उनके लिए उपहार भेजेंगे, या लड़के के परिवार की तरफ से, परिवार की तरफ से उपहार भेजे जाते हैं। इस सिंजारे को कहा जाता है परिणेड़ो सिंजारो। आप लिख सकते हो किताबी भाषा में विवाहित सिंजारा, ठीक है। अविवाहित सिंजारा और विवाहित सिंजारा लिखना चाहो तो कुंवारा सिंजारा और परिणेड़ा सिंजारा भी लिख सकते हो। परिणेड़ा ये स्थानीय शब्द है, शब्दकोश है, राजस्थानी शब्दकोश है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करना, लिखना चाहो तो परिणेड़ा आ सकता है एग्जाम में, राजस्थानी शब्दकोश की बात आती है कहीं कोई भी एग्जाम्स में। देखिए छोटी तीज की बात आती है तो प्रकृति प्रेम का त्योहार है, तो आप फिर इतना एक नोट डाल दें, छोटी तीज प्रकृति प्रेम का त्योहार है। प्रकृति प्रेम का जो त्योहार की बात आती है तो बारिश होती है श्रावण में, बारिश होती है तो प्रकृति फलती फूलती है, हरियाली हो जाती है, पेड़ पौधे फूल यानी फलते फूलते हैं, हरियाली बिल्कुल अपने चरम पर होती है। छोटी तीज जो महीने का लगभग जो दूसरा पखवाड़ा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, 15 दिन तो पहले कृष्ण पक्ष में निकल जाते हैं, तो हरियाली अपने चरम पर होती है। और फिर आप झूले डालते हो, बागा में झूला डाले रहे, वो इस प्रकार के जो गाने आते हैं, मोरिया अच्छो बोले और बागा में, इस प्रकार के जो गाने आते हैं, तो बाग हरियाली श्रावण में होंगे। राजस्थान के जो कल्चर में इतनी हरियाली साउंड के अलावा कब हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में तो खाने के नाम पे बाजरा ही होता है, हरियाली वाला कंसेप्ट कम। हालांकि देखिए पश्चिमी राजस्थान को इस प्रकार से टारगेट नहीं कर सकते हैं, काफी हरियाली होती है, कोई एक आध क्षेत्र को छोड़ देते हैं। जैसे अपन सम पढ़ते हैं, जैसलमेर का सम क्षेत्र, वहां पर जो बिल्कुल कम बारिश है, न के बराबर बारिश होती है, तो कुछ क्षेत्र को छोड़ सकते हैं, वरना पश्चिमी राजस्थान में भी हरियाली होती है, बारिश होती है। ये लोगों की जो धारणा है कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रकृति प्रेम का त्योहार है भाई जो छोटी तीज है। इसके बाद में एक तिथि पढ़ते हैं पूर्णिमा। ये छोटी तीज वाला जो कंसेप्ट पूरा जो क्लियर हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि की बात कर रहे हैं, जो पूर्णिमा आ गई है, जो अपन स्टार्ट में भी थोड़े से एग्जाम्पल के तौर में पढ़े थे। तो पूर्णिमा, इसको रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन, राखड़ी पूनम, ठीक। देखिए आपको दिख रहा होगा रख पूनम या राखड़ी पूनम भी कहते हैं, यानी जो श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, जो त्योहार मनाया जाता है रक्षाबंधन। आप इस दिन लिख लेना, पूर्णिमा के दिन, जो श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की पूजा क्यों की जाती है मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा, जो किंवदंतियां है, जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की या श्रावण के त्योहारों की। अपन बात कर लिए थे भाई कृष्ण पक्ष अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, यानी त्योहारों के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो त्योहार पढ़ रहे हैं उनके अनुसार सबसे लास्ट में पढ़ेंगे श्रावण पक्ष के, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के जो त्योहार। हालांकि मैंने मौखिक बताने की कोशिश की, आप अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, आपकी इच्छा पर है, लेकिन समझ कर आप लिखना चाहो तो लास्ट में मेरे साथ लिख सकते हो। देखिए श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसको राखड़ी पूनम या रख पूनम भी कहा जाता है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की पूजा रक्षाबंधन के दिन क्यों की जाती है, मैं इसकी जो किंवदंती है, जो पौराणिक कथा है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
देखिए, अयोध्या में जो अपन खाने की बात कर रहे हैं, इस समय राजा दशरथ का राज है, राजा दशरथ का शासन है। इस दौरान अपने अंधे माता पिता की आज्ञाकारी संतान, आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को जो तीर्थ स्थल करवाने के लिए यात्रा पर निकलता है। इस समय में बता दिया कि अयोध्या में राजा दशरथ का शासन है, राजा दशरथ का राज है, राजा दशरथ राजा बने हुए हैं। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को यात्रा पर ले जा रहा है और रात हो जाती है। एक सरयू नदी के किनारे पर अपना जो डेरा डाल देता है कि आज की रात यहीं पर विश्राम करना है। अंधे माता पिता को प्यास लगती है। श्रवण कुमार जो आज्ञाकारी पुत्र था, वो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने सरयू नदी पर जाता है, सरयू नदी के किनारे पर जाता है। उसी रात राजा दशरथ की एक और मैं विशेषता बताऊं, वो अपना शब्दवेदी बाण चलाने के लिए जाना जाता था। या अपना शब्दवेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे राजा दशरथ। तो वो उसी रात को अपनी मचान सरयू नदी के किनारे पर लगाते हैं। उस घनघोर अंधेरे में श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने आता है। उधर दशरथ जो राजा बने हुए थे, राजा दशरथ मचान लगा के बैठे हुए हैं कि जो भी जानवर या जो भी पशु इस नदी में, जो सरयू नदी में जो पानी पीने आएगा, उसका मैं शिकार करूंगा। शब्दवेदी बाण चलाते थे। उस दिन कोई जानवर तो आता नहीं है, लेकिन वो आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आता है। जैसे ही वो अपना बर्तन सरयू नदी में डालता है, छपाक की आवाज आती है। उधर से राजा दशरथ अपना शब्दवेदी बाण चलाता है और वो आज्ञाकारी पुत्र श्रवण के जाकर लगता है। श्रवण जैसे ही चिल्लाता है, राजा दशरथ को एहसास हो जाता है, अनुमान हो जाता है कि आज कोई जानवर पानी पीने नहीं आया है, आज वो यहाँ पर इंसान आया है और ये इसके जो तीर लग गया है और ये घायल हो गया है और ये चिल्ला रहा है। राजा दशरथ जाते हैं श्रवण कुमार के पास। श्रवण कुमार बताता है, मैं मेरे अन्य माता पिता को यात्रा करवा रहा हूँ, उनको प्यास लगी है, मैं पानी लेने आया हूँ। और श्रवण दम तोड़ देता है, अपने प्राण त्याग देता है। राजा दशरथ पानी लेकर जाता है अंधे माता पिता के लिए और राजा दशरथ उनको पानी पिलाने के लिए चुपचाप बैठ जाता आगे। उनको एहसास होता है कि कोई कैंडिडेट यहाँ पर आया है, लेकिन श्रवण कुमार नहीं है और ये बोल भी नहीं रहा है। राजा दशरथ पानी आगे बढ़ाते हैं उनके यानी अंधे माता पिता के पास, लेकिन वो बोलने को कहते हैं। राजा दशरथ कहता है कि मेरे हाथों से आपका जो पुत्र है श्रवण कुमार है वो मारा गया है। अब श्रवण कुमार के माता पिता जो अंधे थे वो तो क्या ही कर सकते हैं। हालांकि राजा दशरथ कहते हैं, आप जो भी श्राप दो, आप जो भी सजा दो, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मारा गया है। अंधे माता पिता कहते हैं कि हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो अंधे हैं और आप राजा हो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको श्राप देते हैं। जिस प्रकार से आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। ये हमारा श्राप है। कालांतर में ऐसा ही होता है। श्राप जो दिया हुआ है, महारानी कैकेयी के वरदानों से भगवान राम जो राजा दशरथ के पुत्र हुए थे, उनको 14 वर्ष का जो वनवास दिया जाता है और उस दौरान राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरते हैं। जिस दिन श्रवण कुमार की जो मृत्यु हुई थी सरयू नदी के किनारे पर, वो जो दिन था श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। इस दिन जो श्रवण कुमार की जो मृत्यु होती है, रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की पूजा होती है। आपको स्थानीय क्षेत्र में या गांव में आपको आज भी जो एक कल्चर है, जो परंपरा दिखाई दे जाएगी कि श्रवण कुमार के नाम से जो प्रथम राखी होती है, वो अपने जो घर का दरवाजा होता है उसके एक साइड में लगाई जाती है। जो भी अपने मिठाई के साथ में राखी चिपकाई जाती है, जो एक परंपरा चली आ रही है, वो मैंने आपको बताई है। जो मैं देखता आ रहा हूं वो मैंने आपको बताई है। ये जो बात थी रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, मैं ये भी आपको बता दिया, तो आपको शायद समझ में आ गई होगी। ये बात होती है आज की क्लास में कंप्लीट।
नेक्स्ट क्लास में अपन श्रावण माह से जो आगे वाला जो महीना आता है भाद्रपद वो पढ़ेंगे। और भी जो महीने हैं अपने को लगेगा कि और आगे जो महीने हैं वो भी पढ़ लेंगे। एक एक जो दो दो महीने जो भी करके अपन महीनों जो त्योहार है जो मेले हैं जो इनको कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि आप भी समझ कर चलिए, आप भी समझते हुए पढ़िए, सही तरीके से समझोगे तो आप क्लियर कर सकते हो, वरना रट्टा मारोगे तो वापस भूल जाओगे। रट्टाफिकेशन से कुछ भी काम नहीं चलता है, कुछ फैक्ट होते हैं उनको रटना पड़ता है। ये जो कल्चर वाला जो डिपार्टमेंट है, कल्चर वाला जो पार्ट है, इसको समझ के चलोगे तो आगे काम भी आएगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा या इंटरेस्ट भी जगेगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये जो भी बात थी वो मैं आपको बता दिया। जो पूरे जो 12 महीनों के जो नाम एक बार वापस बता दूँ, आप भी देखकर साथ में बोल सकते हो। चैत्र वैशाख जेठ, साढ़ सावन भादवो, आसोज कार्तिक मांगसर, पौष माह फागुन। 2 तिथियां होती है हर, यानी जो 2 पक्ष होते हैं हर महीने में, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि एकम होगी, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि एकम होगी, जिसको अपन पड़वा भी बोलते हैं, पड़िया भी बोलते हैं। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होगी, जिस दिन या जिस रात अंधेरी रात होगी, चांद अपनी रोशनी नहीं बिखेरेगा, आभा नहीं बिखेरेगा, पूरा उजाला नहीं करेगा। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होगी, पूनम होगी, जिसे अपन पूर्णी भी कहते हैं। इस रात को चांद अपनी पूरी आभा बिखेरेगा, पूरी रोशनी बिखेरेगा, पूरा उजाला करेगा। ठीक है, श्रावण माह की जो शुक्ल पक्ष की अपन बात किए हैं, इससे पहले त्योहारों की भी बात किए हैं। तो प्रथम जो अपना विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो प्रथम त्योहार मनाया जाता है, छोटी तीज मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और जो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार अंतिम त्योहार मनाया जाता है, गणगौर मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। एक कहावत है, स्थानीय कहावत, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी 30 त्योहारों को लेकर वापस बावड़ती है। वो बावड़ी जो पानी वाली बावड़ी नहीं है, बावड़ना, यहाँ पर जो शब्द अर्थ है बावड़ी का, बावड़ना, वापस लेकर आती है 30 त्योहारों को, और गणगौर त्योहारों को लेकर डूबती है या अपने साथ समाप्त कर लेती है। श्रावण माह की जो शुक्ल पक्ष की अपन बात किए हैं, क्योंकि छोटी तीज शुक्ल पक्ष से आती है, छोटी तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, माता पार्वती के रूप में पूजी जाती है। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। सिंजारा की परंपरा है छोटी तीज के त्योहार पर। सिंजारा 2 प्रकार का होता है, एक प्रणेड़ा सिंजारा, एक कुंवारा सिंजारा। कुंवारा सिंजारा जो लड़की की सगाई हो चुकी है, शादी होना बाकी है, लड़के वाले या वर पक्ष की ओर से लड़की वाले या लड़की के मायके में लड़की के पिता के घर पर उपहार भेजे जाते हैं। ये तो हो गया प्रणेड़ा सिंजारा यानी कुंवारा सिंजारा। प्रणेड़ा सिंजारा की मैं बात बताया था कि जो लड़की की शादी हो गई है, लेकिन शादी के जस्ट बाद में जो पहला या प्रथम सावन का महीना आता है, उसमें जो परंपरा है कि लड़की अपने मायके में चली जाती है, 1 महीना अपने मायके में रहती है, अपने पियर पक्ष में रहती है, अपने पिता के घर पर रहती है, तो वापस सिंजारा भेजा जाता है लड़के के द्वारा, लड़के के परिवार के द्वारा लड़की के पियर पक्ष में। इसको कहते हैं प्रणेड़ा या विवाहित सिंजारा, उपहार भेजे जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में अपन बात किया छोटी तीज, प्रकृति प्रेम का त्योहार आता है, क्योंकि इसमें प्रकृति की आभा बिखरती है, आभा बढ़ चढ़कर अपने को देखने को मिलती है, हरियाली होती है, पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, झूले वगैरह झूले जाते हैं। इसके बाद में बात की श्रावण शुक्ल यानी जो श्रावण माह की जो पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्त पूनम या राखड़ी पूनम के रूप में भी मनाया जाता है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की पूजा क्यों की जाती है इस दिन, ये भी मैं आपको बता दिया। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।